बुनियादी तौर पर पेंटर रहा मैं, और फिल्मों के बैनर बनाता रहता था, वगैरह वगैरह काम क्या करता था। और वहाँ से निकल कर आज दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मैं जाता हूँ और लोग मोहब्बतों से नवाजते हैं। पाकिस्तान की उर्दू में और हिंदुस्तान की उर्दू में एक वाज़ेह फ़र्क आप महसूस कर सकते हैं सिर्फ 50 बरस में, 56, 57, 58 बरस में जो कुछ तब्दीलियाँ आ गई, ये आप खुद महसूस कर पाएंगे। आपके हमारी हमारी उर्दू में आपको जयपुर बोलता हुआ दिखाई देगा, उदयपुर बोलता दिखाई देगा, राजस्थान दिखाई देगा, गुजरात दिखाई देगा, महाराष्ट्र दिखाई देगा, मध्य प्रदेश दिखाई देगा। वो अरबी गाढ़ी फारसी जो शालें लपेट रखी थी उर्दू ने, वो हटी है, वो कोहरा हटा है। इश्क देखिए 400 बरस पहले भी नहीं मरा था और इश्क आज भी जिंदा है। इश्क एक ऐसा जज्बा है कि जिसको मौत नहीं है, आप बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं। दमिश्क मसलहत व कूफे निफाक के बीच फ़ुक़ाने काफ़िले बेनवा की कीमत किया। ये शेर इफ्तिखार का, ये इफ्तिखार भाई का ये शेर पाकिस्तान में जब पढ़ा जाता तो लोग खड़े होकर तालियां वाले बजाने में। हमारे यहाँ अगर ये पढ़ा जाएगा तो सुनने वाले तो दूर की बात है, शायरी नहीं समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। अपने आप को इसमें खुशनसीब महसूस करता हूँ कि सिर्फ 1 या 2 बरस के अंदर ही मैं सारे मुल्क में जाना पहचाने लगा। इससे पहले कि हवा शोर मचाने लग जाए, इससे पहले कि हवा शोर मचाने लग जाए, मेरे अल्लाह मेरी खाक ठिकाने लग जाए। असल में मेरा तालीम का जो मीडियम था वो उर्दू था। वो माहौल शेरी बचपन से ही रहा, लेकिन इधर सन 70-72 पर में आकर मेरा ख्याल पहली गज़ल मैंने कही, और मैं अपने आप को इसमें खुशनसीब महसूस करता हूँ कि सिर्फ 1 या 2 बरस के अंदर ही मैं सारे मुल्क में जाना पहचाने लगा। यानी ये कब हुआ, कैसे हुआ? वो उर्दू शायरी से शगफ था, बहुत शौक़ था, शेर याद हो जाते थे। हाफ़ज़ाई का आलम ये था कि पूरा कलाम शायरों का जिन्हें मैं पसंद करता था, मतलब फ़राक़ साहब हैं या साहिर ख़ास तौर पर, पूरी किताबें मुझे ज़ुबानी याद हो जाती थी। एक ख्वाब का सा एक फिल्म से चलती है, सिर्फ 30 बरस के अंदर या 35 बरस के अंदर सब कुछ बदल गया। मैंने जब शुरुआती दौर में जब मुशायरों में शिरकत करना शुरू की थी, लघुराम जोश मलसियानी या उस्ताद रसा दहलवी, रविश सिद्दीकी, सागर निज़ामी, और ये दूसरी सफ़ के लोग हुआ करते थे, अली सरदार जाफरी साहब, खुमार साहब, कैफ़ी साहब, सलामत अली शेरी साहब, हम एक 7वें सफ़ के होते थे बिल्कुल। लेकिन ये देखते ही देखते सब सारे चांद सितारे हमारे डूब गए, और अब तो चूँकि बिल्कुल एक ही प्रोफेशनल हो गया मुशायरा, तो वो कदरें तलाश करना में सिर्फ महरूमी ही हमारे हाथ आएगी, और तलाश नहीं करना चाहिए। वो मुशायरों का एक दौर ख़त्म हो चुका जो हमारे देखते देखते हमने देखा था उसमें, और इस आज के अहद के मुशायरों को कोई मुआवजा नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ बदल गया है, और मैं कुछ कमेंट भी करना नहीं चाहता इसके आज के मुशायरों पर, इसलिए मैं आज भी एक मुशायरे का कहीं ना कहीं से मैं अपने आप को हिस्सा महसूस करता हूँ। देखिए, शायरी में मेरे नज़दीक बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, बहुत से लोग इस मौजू पर काफ़ी बातें करते हैं कि मुशायरे की शायरी, अवाम की शायरी, मेले ठेले में पढ़ी जाने वाली शायरी, अदबी रसाइल में और मैगज़ीन्स में शाये होने वाली शायरी। मेरे नज़दीक शायरी सिर्फ 2 तरह की होती है, एक शायरी अच्छी और एक शायरी बुरी। तो मुशायरों में भी बहुत अच्छी शायरी पढ़ी जाती है या बहुत बुरी शायरी पढ़ी जाती है, रसाइल में भी बहुत अच्छी शायरी शाये होती है और बहुत बुरी शायरी भी शाये होती है। तो जिस तरीके से फ़राक़ साहब कहा करते थे कि मैं 23 शेर इसलिए कहता हूँ कि जिसका जो मिजाज चाहे, जिसका जो मूड हो, वो अपने शेर अपने हिसाब से निकाले। तो ये मैं अपने तौर पर कह रहा हूँ कि मैंने ये तय करके कभी भी शेर नहीं कहा कि मैं ये आवाम के लिए कह रहा हूँ या ख़वास के लिए कह रहा हूँ। मैं शेर आता है, नाजिल होता है, और मैं शेर कागज़ पर उतार देता हूँ, और ख़वास की पसंद हो ख़वास ले जाए, आवाम की पसंद हो आवाम में।
हाँ, मतलब ये कि मैं पार्टली इसमें आपके हिस्सा ले सकता हूँ इस सवाल के जवाब में। शोहरत के हुसूल का ज़रिया, देखिए अगर शेर के ज़रिए अगर शायर को मकबूलियत मिल रही है या शोहरत मिल रही है तो ये उसका इनाम ही है, उसका मुस्तहिक है। लेकिन अफसोसनाक ये है कि बहुत से लोग शेर के ज़रिए कुछ ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाने लगे कि वो वहाँ पर शायर पीछे रह जाता है और एक बाजीगर आगे आ जाता है। तो ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उसको उसके अच्छे शेर से मकबूलियत मिल रही है, अगर अच्छा शेर उसका मकबूल हो रहा है, उसका नाम दुनिया में जा रहा है, तो ये तो उसका मुस्तहिक है, शायर होना चाहिए। और अगर नज़रिया है तो ठीक है, ओके। इश्क, देखिए 400 बरस पहले भी नहीं मरा था और इश्क आज भी जिंदा है। इश्क एक ऐसा जज्बा है कि जिसको जिसको मौत नहीं है, जिसको मौत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उसका इजहार के तरीके बदल गए कि मीर किस तरह इश्क करता था, या गालिब ने किस तरीके से इश्क किया, या जिगर ने किस तरीके से इश्क किया, या फराख ने किस तरीके से इश्क किया। तो ये इजहार के तरीके ज़रूर बदले हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इश्क मर जाएगा। बग़ैर इश्क के मैं समझता हूँ कि शायरी खाली है। हालांकि चारों तरफ बारूद फैली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ भी एक सांस लेने की गुंजाइश होती है शायर के बाद, वो इश्क के जज्बे को अपने गले से लगा लेता है। हमेशा मैंने इस सवाल का जवाब यही दिया है कि इतनी जड़ें इसकी ज़ुबान की हैं, यहाँ पर पेवस्त हैं हमारी तहज़ीब में और हमारे कल्चर में और हमारे मुल्क में, कि इतनी आसानी से ये कहना मैं नहीं समझता। देखिए आबादी मतलब ये कि इलाके उसके ज़रूर बदले। किसी ज़माने में हम अमृतसर के सड़कों पर देखते थे तो उर्दू के बोर्ड, साइन बोर्ड्स वगैरह दिखाई देते थे, या अलीगढ़ में या दिल्ली में या हैदराबाद में या भोपाल में। ये इलाके ज़रूर बदल गए, लेकिन ये इलाके यहाँ से निकल के पता चला कि वाशिंगटन में चले गए, न्यू जर्सी में चले गए, न्यूयॉर्क में चले गए, तो फ्रैंकफर्ट में चले गए। तो मैं समझता हूँ कि इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए, बहुत जल्दबाजी से कह देते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये जब जब इस तरीके की आवाज़ आती है कि उर्दू ख़त्म हो रही है, यकीनन रीडरशिप कम हुई है मेरे देखते देखते। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, एक यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक़ रहा, दर्स तदरीस से। तो मेरे यहाँ से पता चला कि 20 लड़के निकलते हैं एमए की क्लासेस पास करके। वो कहते थे सर हमारा प्रॉब्लम है, जॉब प्रॉब्लम है। 10 बच्चे निकल रहे हैं एमए के, लेकिन 20 बच्चे हिंदी के निकल रहे हैं, 30 बच्चे गुजराती के निकल रहे हैं, 40 बच्चे मराठी के निकल रहे हैं। तो ये लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर का ज़माना है। तो जाहिर है ज़ुबान हमारी पीछे दूसरे खाने में आई है, लेकिन ज़ुबान मरी नहीं है। ज़ुबानें इतनी जल्दी दम नहीं तोड़ती हैं। ये 1000 बरस का किस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जल्दबाजी होगी ये कहना कि ज़ुबान मर रही है। ज़ुबान की शक्ल ज़रूर बदली है, बिल्कुल शक्ल बदल रही है। पाकिस्तान की उर्दू में और हिंदुस्तान की उर्दू में एक वाज़ेह फ़र्क आप महसूस कर सकते हैं सिर्फ 50 बरस में, 56, 57, 58 बरस में जो कुछ तब्दीलियाँ आ गई, ये आप खुद महसूस कर पाएंगे। आपके हमारी उर्दू में आपको जयपुर बोलता हुआ दिखाई देगा, उदयपुर बोलता दिखाई देगा, राजस्थान दिखाई देगा, गुजरात दिखाई देगा, महाराष्ट्र दिखाई देगा, मध्य प्रदेश दिखाई देगा। वो अरबी गाढ़ी फ़ारसी जो शालें लपेट रखी थी उर्दू ने, वो हटी है, वो कोहरा हटा है। हमारी 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 हिंदुस्तानी खुशबू, हिंदुस्तानी महक जो उर्दू में आई है 56 बरस में, इसे हम बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं। दमिश्क मसलहत व कूफ़े निफाक के बीच फ़ुक़ाने काफ़िला बेनवा की कीमत किया। ये शेर इफ्तिखार का, ये इफ्तिखार भाई का ये शेर पाकिस्तान में जब पढ़ा जाता तो लोग खड़े होकर तालियां वाले बजाने में। हमारे यहाँ अगर ये पढ़ा जाएगा तो सुनने वाले तो दूर की बात है, शायरी नहीं समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि शक्ल बदली है और सफ़र जारी है ज़ुबान का। अभी जल्दबाजी होगी ये कहना। मैं ये मुबालगा नहीं होगा, लेकिन इस हकीकत को मान लेना चाहिए कि हमारे यहाँ के गज़ल सिंगर्स और हमारी फिल्म में ने जो उर्दू को ज़िंदा रखने में जो किरदार अदा किया है,
काबिल सताइश है। अफसोसनाक ये पहलू होता है हमारे कुछ, ये भी मेरा ख्याल है कि वो सियासत ही इसे कहा जाए कि मुग़ल आज़म जैसी फिल्म बनती है या पाकिज़ा जैसी फिल्म बनती है या उमराव जान जैसी फिल्म बनती है, उसे आप हिंदी सेंसर सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन टाइटल ही है उर्दू, मुग़ल आज़म और पाकिज़ा, और ये क्या है सब, तो उर्दू ही है ना। उर्दू के नग़मे, उर्दू के गीत, उर्दू के डायलॉग्स, ये सब देख लीजिए। मैं जो पुराने लोग हैं हमारे फिल्मों से जुड़े हुए, जैसे मैं प्राण साहब का जिक्र करूँगा या धर्मेंद्र का जिक्र करूँगा, या और दूसरे इस टाइप के लोग, सोलीदा साहब चले गए, उनका जिक्र करूँगा, या दिलीप साहब का जिक्र करूँगा। ये स्क्रिप्ट उर्दू में, इनके डायलॉग उर्दू में लिख के देना पड़ते थे, ये हिंदी नहीं पढ़ना भी नहीं जाते थे, इनके डायलॉग उर्दू स्क्रिप्ट में दिए जाते थे। तो आज भी मतलब ये कि उसकी रूह जो है हमारी हिंदुस्तानी फिल्म की, रीजनल फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बड़ी फिल्मों की बात कर रहा हूँ जो हिंदुस्तानी फिल्में हिंदी सर्टिफिकेट के नाम पर आती हैं, तो उसकी जो आत्मा है, उसकी जो रूह है, वो उर्दू ज़बान है। देखिए कितनी तहरीकात हमारे अदब में आई, रहीं, गायब हुई, जवान हुई, बूढ़ी हुई और मर भी गई। पहली शर्त शायरी है मेरे नज़दीक। तरक्की पसंद तहरीक का अंजाम आप देख रहे हैं, है ना, लेकिन उस अहद में भी तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से जो शायरी की गई, उसमें जो बड़ी शायरी है उससे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्या हम अली सदार जाफरी के कारनामे नज़रअंदाज कर सकते हैं? कि हम सज्जाद ज़हीर को भूल सकते हैं? नहीं। तो चाहे किसी भी तहरीक से जुड़ी हुई हो शायरी, अदब, न सिर्फ शायरी बल्कि अदब किसी भी तहरीक से जुड़ा हुआ हो, लेकिन वो अदब होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। अगर वो बड़ा अदब है तो मैं इस्तक़बाल करता हूँ, और हमें इस्तक़बाल करना चाहिए हर उस बड़ी शायरी का जो चाहे किसी भी हवाले से लिखी जाए। तो मेरे नज़दीक तो ये कोई बुराई नहीं। तस्वीरें बदली हैं। देखिए शायर उस वक्त दरबारों में होता था, आज सियासतदानों के दरवाज़ों पर खड़ा हुआ है, उसकी शक्लें बदल गई हैं, अवार्ड्स के पीछे चले जा रहे हैं, एजाज़ के पीछे चले जा रहे हैं, ऑनर के पीछे चले जा रहे हैं, ओहदों के पीछे चले जा रहे हैं। तो ये उस ज़माने में भी रहा है और इस ज़माने में भी है। हमारे कई साथी जो मेरे साथ में शेर कहते हैं, मेरे रात दिन के साथी हैं, सियासत में दिलचस्पी लेते हैं, तो वो एक उनका ज़ाती शौक़ हो सकता है, लेकिन शायराना बेनियाज़ी जो जादू होता है वो उसके वहाँ कोई गुंजाइश नहीं होती इन सारी चीज़ों की। एक बेनियाज़ी जो होती है, कलंदराना मिजाज, तो मेरे बचना चाहिए बाकी। लेकिन अपना ये ज़ाती मिजाज है उनको। ये तो दौड़ है, देखिए तेज़ रफ्तार ज़माना है, इसके पास किसी के पास वक्त होता नहीं है। अभी तो अब जैसे दूसरे ममालिक में जब आप तशरीफ़ ले जाते हैं, आते रहते हैं, तो अब उनके पास इतना वक्त भी नहीं है कि वो किताबें खोलकर अपने हमारा ये वो ज़माना आके बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए। अब तो वो ज़माना है नहीं ना। अब आदमी घर से निकलता है, मैंने देखा अमेरिका वगैरह में देखता हूँ कि वो अपने घर से जब आप दफ्तर के लिए निकलता है तो एक सीडी अपने उसमें डाल लेता है। तो किताब नहीं, सब ऑडियो बुक्स आ रही हैं, सीडीज़ पर आ रही हैं, कैसेट्स पर आ रही हैं, इसलिए कि आदमी के पास वक्त नहीं है। और दुनिया का बड़ा अदब आज इंटरनेट पर भी है और सीडीज़ पर भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए। अगर हम अपने अदब को वहाँ तक नहीं ले जा रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि समझता हूँ कि पीछे रह जाएंगे। हमें हर उस रफ्तार के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा जिस रफ्तार से दुनिया भाग रही है। तो आज देख लीजिए आप, हर चीज़ आपको कालिदास से लगा के, टैगोर से लगा के, मीर से लगा के निदा फाजली तक सब आपको नेट पर मिल जाएंगे। तो ये तरक्की है हमारी ज़ुबान की। ज़िंदगी जिस तरीक़े से जिस सांचे में ढल गई है, तो हर रात कोई वाक़या, हर रात कोई हादसा, हर रात कोई सानहा कुछ ना कुछ है। तो अब ये कि एक वो मजमुआ हो गया हूँ मैं वाक़यात का। तो बस यही है कि बस ज़िंदगी गुज़रती रहे, और मैं अपने नाज़रीन से यही कहूँगा कि मुझे दुआओं में याद रखते हैं।
अपनी छोटी सी ज़िंदगी में मैंने जो ख्वाब संजोए थे, अल्लाह ने उससे कहीं ज़्यादा मुझे नवाज दिया। हर चीज़ में, इज़्ज़त में, शोहरत में, दौलत में, नाम में, हर चीज़ में। तो मैं हर पल, हर कदम पर दुआएं मांगता हूँ अल्लाह से, और उसका एहसान बस है कि मैंने जो सोचा भी नहीं था, अल्लाह ने उस मंजिल पे मुझे पहुंचा दिया। एक बहुत ही मामूली घर का निकला हुआ मैं, 9 बरस की उम्र से मैंने अपना काम शुरू किया था। बुनियादी तौर पर पेंटर रहा मैं, और फिल्मों के बैनर बनाता रहता था, वगैरह वगैरह काम क्या करता था। और वहाँ से निकल कर आज दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मैं जाता हूँ, और लोग मोहब्बतों से नवाजते हैं, और ये एहसान है। मैं ऐसा लगता है कि अब मुझे कोई ख्वाब नहीं देखना चाहिए उसने, इसलिए कि मेरी 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 झोली भर दी ताबीरों से मेरे अल्लाह ने। मैं उसका एहसान है। हाँ, ये एक अजीब बहुत ही खूबसूरत सा सवाल भी है आपका, लेकिन मेरा अपना तो तज्ज़िया है। वो ये कि शेर का जो सामे है, जो शायरी के सामीन हैं, उनकी नफ्सियात यकसां होती है। चाहे वो मैं मऊनात भंजन में, आज़मगढ़ में शेर पढ़ूँ, या लखनऊ में, या हैदराबाद में, या दिल्ली में पढ़ूँ, या मैं वाशिंगटन में या न्यूयॉर्क में पढ़ूँ। शेर की अप्रोच अगर है तो उसकी वापसी अमेरिका में भी वैसी होगी जो हिंदुस्तान में हो रही है या पाकिस्तान में हो रही है। इसकी मिसाल ये है कि जो हमारी गज़लें हिंदुस्तान के मुशायरों में मकबूल होती हैं या पाकिस्तान के मुशायरों में मकबूल होती है, वही शायरी हम अमेरिका में भी जाके सुनाते हैं, और वो उसको वही रिस्पांस मिलता है। जो जिस गज़ल पर यहाँ रिस्पांस नहीं है, मैं समझता हूँ उसका कहीं रिस्पांस नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे आपका सवाल अपनी जगह पर रह गया कि कहाँ अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इससे बड़ा तो शहर हमने देखा ही नहीं, हैदराबाद में क्या खूबसूरत शायरी सुनी जा रही है, अलीगढ़ में क्या और कभी कभी उन्हीं शहरों में शेर पूरा मुशायरा अफलाफ होकर रह जाता है। तो ये एक फ़ज़ा पर और एक माहौल पर होता है कि ऑडियंस का मूड क्या है, शायर का मूड क्या है, शायरी कैसी सुनी जा रही है, ये क्या फ़ज़ा क्या बनी हुई है। तो किसी एक शहर को हम कोड नहीं कर सकते इस वक्त। हो सकता है कि मैं आपसे कहूँ कि साहब बम्बई में सबसे अच्छा शेर सुना जाता है, और पता चला अगले दिन कोई मुशायरा हुआ है वहाँ पे ख़िलाफ़ हो गया, बिल्कुल ख़िलाफ़, बिल्कुल। तो ये है, एक माहौल पर ज़रूर असर होता है। कभी कभी जी लगने लगता है किसी देहात में पढ़ते पढ़ते कि सब कुछ सुना दो। कभी कभी किसी बड़े शहर में जी चाहता है कि यार बहुत बोर हो रहे हैं, नहीं मज़ा नहीं आ रहा, शेर हमारा जा ही नहीं रहा है। तो ये किसी ख़ास वक्त पर इस पर डिपेंड करता है। इससे पहले कि हवा शोर मचाने लग जाए, इससे पहले कि हवा शोर मचाने लग जाए, मेरे अल्लाह मेरी खाक ठिकाने लग जाए। इससे पहले कि हवा शोर मचाने लग जाए, मेरे अल्लाह मेरी खाक ठिकाने लग जाए, तो ज़रूरी है कि मैं मिस्र से हिजरत कर जाऊं। तो ज़रूरी है कि मैं मिस्र से हिजरत कर जाऊं जब जुलेखा ही मेरे दाम घटाने लग जाए। तो ज़रूरी है कि मैं मिस्र से हिजरत कर जाऊं जब जुलेखा ही मेरे दाम घटाने लग जाए। मेरी कोशिश है कि हर शाम ये ढलता सूरज, मेरी कोशिश है कि हर शाम ये ढलता सूरज शब की दहलीज पे एक शम्मा जलाने लग जाए। मेरी कोशिश है कि हर शाम ये ढलता सूरज शब की दहलीज पे एक शम्मा जलाने लग जाए। साल भर ईद का रास्ता नहीं देखा जाता, साल भर ईद का रास्ता नहीं देखा जाता, वो गले मुझसे किसी और बहाने लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।